Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to my channel. Today we are going to study the 13th chapter from Home Science class 11th and the name of this chapter is Care and Education. अब आप सोच रहे होगे कि किसकी केयर और एजुकेशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पे इन्फेंट्स और प्री स्कूलर्स की केयर और एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सिलेबस एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं। तो ये रहा हमारा सिलेबस और ये रहा हमारा चैप्टर जिसका नाम है केयर एंड एजुकेशन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर है इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स। यहाँ पे हम मीनिंग देखेंगे कि केयर एंड एजुकेशन की मीनिंग क्या होती है, ECCE को कौन प्रोवाइड कराता है और ECCE जो ये सर्विसेज हैं इनको क्यों प्रोवाइड कराया जाता है, ECCE का नेचर क्या होता है, केयर एंड एजुकेशन ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड ईयर्स भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिफ़िकल्टीज़ इन चिल्ड्रंस प्राइमरी एजुकेशन, जो बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन होती है उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, द नेचर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन का नेचर कैसा होता है ये भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो ये रहा हमारा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर द लर्नर विल बी एबल टू स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द पीरियड्स ऑफ इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। बच्चे या लर्नर्स ये समझ पाएंगे कि डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इस एज में बच्चे की डेवलपमेंट में कोई बाधा आई तो फिर पूरी लाइफ बच्चे को वो प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। इसके बाद है एक्सप्लेन द नीड ऑफ फॉर प्रोवाइडिंग केयर एंड एजुकेशन एंड द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स विथ रेफरेंस टू अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड ईयर्स। और फिर लर्नर ये भी एक्सप्लेन कर पाएंगे कि केयर एंड एजुकेशन की ज़रूरत क्यों है, क्यों इसको प्रोवाइड कराना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और अर्ली चाइल्डहुड और मिडिल चाइल्डहुड ईयर्स में मीनिंग क्या होती है केयर और एजुकेशन की, ठीक है। पहले तो इसकी इम्पोर्टेंस को हम समझेंगे कि क्या ज़रूरत है इसकी, फिर अर्ली चाइल्डहुड और मिडिल चाइल्डहुड ईयर्स में इसकी मीनिंग क्या होती है केयर की, एजुकेशन की, ये भी हम समझेंगे और समझने के बाद हम एक्सप्लेन भी दूसरों को ये चीज़ें कर पाएंगे। डिस्कस द नेचर ऑफ एजुकेशन इन द अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड ईयर्स। मिडिल चाइल्डहुड और अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स में नेचर कैसा होता है एजुकेशन का, ये भी हम डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है जैसी एजुकेशन आप अभी ले रहे हो इस पीरियड में, एडल्टहुड वाले पीरियड में, ऐसी एजुकेशन वो बिल्कुल भी नहीं होती। वहाँ पे एजुकेशन थोड़ी सी अलग तरीके की होती है, जहाँ पे बच्चे को बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं कि उसको कैसे बिहेव करना है, उसको कैसे अपनी हेल्दी आदतों को डेवलप करना है। इसके बाद हम उन फैक्टर्स को भी एनालाइज कर पाएंगे जो फैक्टर्स एलिमेंट्री एजुकेशंस को बड़े लेवल पे फैलने से रोक रहे हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन आज इतनी ज़्यादा लोगों के पास नहीं है, लोग एलिमेंट्री एजुकेशन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्या फैक्टर्स हैं, ये हम पढ़ेंगे। अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है, इसमें बताया गया है कि सभी जो लिविंग स्पीशीज़ हैं वो अपने बच्चों की केयर करते हैं, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमन इन्फेंट्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लंबे पीरियड तक अपने एडल्ट्स पे डिपेंड रहते हैं, उनके अंदर इंडिपेंडेंसी उतनी जल्दी नहीं आ पाती। लेकिन जो अदर स्पीशीज़ के बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। देखो जो बड़े केयर देते हैं, बच्चे जब बड़ों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो बड़े उनको केयर देते हैं ना, केयर करते हैं उनकी, तो जो केयर मिलती है बच्चों को और जो बच्चों के ब्रेन का साइज़ होता है वो एक दूसरे से को रिलेटेड होता है। मतलब अगर बच्चे को अच्छे से केयर मिलेगी, पेरेंट्स उनको अच्छे से केयर देंगे तो उनका ब्रेन अच्छे से डेवलप हो पाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि बच्चे को बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं बनाना है, उनको हमेशा बस बड़े ही केयर देते रहें, उनके अंदर बिल्कुल भी इंडिपेंडेंसी ना आए, ऐसा भी नहीं करना है। बच्चे को इंडिपेंडेंट भी बनाना है, लेकिन
उसको केयर भी देनी है। ठीक है, बच्चे को जितनी अच्छी केयर मिलेगी उसका ब्रेन उतने अच्छे से डेवलप करेगा। ठीक है, और ह्यूमन इन्फेंट अपने बड़ों पे ज़्यादा पीरियड के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। उसकी वजह भी यही है कि ह्यूमन का जो ब्रेन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि अदर लिविंग स्पीशीज़ में ऐसा नहीं होता, उनका ब्रेन इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से ह्यूमन इन्फेंट्स को अपने एडल्ट्स पे बहुत ज़्यादा दिन तक डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ठीक है, और केयर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ह्यूमन इन्फेंट को। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। In this section, we will study why care and education are important during childhood years. अब यहाँ पे इस सेक्शन में हम यही पढ़ेंगे कि क्यों केयर एंड एजुकेशन ज़रूरी है चाइल्डहुड ईयर्स में। We will also reflect upon what is meant by care and education. Care and education का मतलब क्या है ये भी हम समझेंगे। You know that the period of childhood is divided into infancy, अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स एंड मिडिल चाइल्डहुड ईयर्स। आपको पता है कि जो चाइल्डहुड वाला पीरियड है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है इन्फेंसी, जिसको हम बर्थ से 2 ईयर तक का एज मानते हैं। उसके बाद है अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हम 2 to 6 ईयर का एज मानते हैं। फिर है मिडिल चाइल्डहुड, जिसको हम 7 to 11 ईयर का एज मानते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशन इन दिस सेक्शन वी शैल कंसीडर द पीरियड ऑफ इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड टुगेदर। तो यहाँ पे हम इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड वाला जो पीरियड है इसको साथ साथ पढ़ेंगे। द डिस्कशन ऑन केयर एंड एजुकेशन इन मिडिल चाइल्डहुड ईयर इज गिवन सेपरेटली, और जब ये मिडिल चाइल्डहुड ईयर की बात हम थोड़ी अलग से करेंगे। ठीक है, इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड को एक साथ पढ़ेंगे, मिडिल चाइल्डहुड ईयर्स की बात हम अलग से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक है हमारा इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स। द सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्स्ट 6 ईयर, पहले जो 6 साल होते हैं उनका क्या महत्व होता है हमारी लाइफ में। On the basis of research evidence from across the world, we now know that the period of infancy and early childhood are in many ways the most significant and critical in the life of an individual. जितनी भी आज तक रिसर्च हुई है उससे यही समझ में आया है कि 2 पीरियड्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो है इन्फेंसी और early childhood. Would you like to reflect why this is so before you read further? क्या आप एक बार सोचना चाहोगे कि क्यों ऐसा है? आगे बढ़ने से पहले, आगे पढ़ने से पहले आप पहले ये सोचो कि क्यों ऐसा है, क्यों ये दोनों पीरियड हमारे लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Note your comments in the box and compare them with the discussion which follows. तो यहाँ पे आपको अपने कमेंट्स को ऐड करना है कि आपको क्या लगता है क्यों ये दोनों पीरियड इतने इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद जब आप चैप्टर पढ़ोगे, फिर चैप्टर के लास्ट में जब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, फिर आप अपने कमेंट्स को और चैप्टर को कंपेयर करना कि क्या जो आपको लगता था वो चैप्टर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, Firstly, the rate of development in all the areas is the most rapid during these years. देखो, सबसे पहला तो क्यों इम्पोर्टेंट है ये पीरियड, कि इस पीरियड में हमारी पूरे बॉडी में जो डेवलपमेंट्स होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से होते हैं, चाहे हमारा मेंटल डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, सारे डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से इस पीरियड में होते हैं। इसीलिए सबसे पहला रीज़न यहाँ पे दिया गया है, इसीलिए ये दोनों पीरियड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, You know that the brain controls development in all areas and the rate of brain growth is the fastest in the first 2 years of life. देखो, ब्रेन की वजह से ही सारा डेवलपमेंट हो पाता है। अगर हमारा ब्रेन ही नहीं डेवलप होगा तो फिजिकल डेवलपमेंट का भी कोई मतलब नहीं है, फिजिकल डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो ब्रेन के डेवलपमेंट का ही असर पूरे बॉडी के डेवलपमेंट पे पड़ता है, और इस पीरियड में 0 to 2 ईयर्स में बच्चे के ब्रेन की ग्रोथ जो होती है ना वो बहुत तेज़ी से हो रही होती है।
Research on brain development has shown that while we have all the cells that our brain will ever have at the time of birth, the synaptic connection between these brain cells form rapidly during the first 2 years. देखो रिसर्च हुई ब्रेन डेवलपमेंट में जिसमें ये पता चला कि बर्थ के समय जो हमारे ब्रेन में सेल्स होती है ना, उनके बीच साइनेप्टिक कनेक्शन फॉर्म होना फर्स्ट 2 ईयर में ही स्टार्ट होता है और इस समय ये कनेक्शन बहुत ही तेजी से फॉर्म हो रहा होता है. It has been found in research that the more the synaptic connections, the better the functioning of the individual. और रिसर्च में ये भी पता चला है कि साइनेप्टिक कनेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतनी बेटर इंडिविजुअल की फंक्शनिंग होगी, कोई भी इंडिविजुअल उतना अच्छी तरह से काम कर पाएगा. बिकॉज ऑफ द रैपिड रेट ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट, द फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ आर क्रिटिकल फॉर वेरियस एरियाज ऑफ डेवलपमेंट. चूँकि इस समय ब्रेन डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा होता है, तो जो 6 साल तक की एज होती है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है बाकी एरिया के डेवलपमेंट के लिए भी, क्योंकि सभी एरिया का डेवलपमेंट ब्रेन पे ही डिपेंड करता है. बाय क्रिटिकल पीरियड वी मीन अ time period during which development in a specific area is particularly sensitive to favorable and unfavorable experience. तो यहाँ पर क्रिटिकल पीरियड का मतलब यही है कि ऐसा पीरियड जिस समय जो डेवलपमेंट हो रही होती है ना, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से हो रही होती है, कि अगर इस समय थोड़ा भी इधर उधर हुआ, थोड़ी भी चीज़ गड़बड़ हुई, तो उसका बहुत बड़ा और बहुत बुरा असर पड़ सकता है हमारी बॉडी पे. Unfavorable experience such as lack of adequate food, unhealthy living conditions, lack of proper health care, illness, lack of love and nurturance, lack of interaction with adults, and stimulating experience can hinder development to a considerable extent. तो यहाँ पे अनफेवरेबल एक्सपीरियंसेस का क्या मतलब है कि मान लो बच्चे को अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, अच्छी हेल्दी लिविंग कंडीशंस नहीं मिल रही हैं, प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, बच्चा बीमार है, बच्चे को लव नहीं मिल रहा है, नर्चरेंस नहीं मिल रही है, वो अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट अच्छे से नहीं कर रहा है, तो इन सब का असर उसकी डेवलपमेंट पे पड़ेगा, उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट पे पड़ेगा. और जब ब्रेन की डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा तो पूरे बॉडी के डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा. ऑन द अदर हैंड फेवरेबल एक्सपीरियंस कैन फोस्टर एंड इनहेंस डेवलपमेंट. और इसी तरह जो फेवरेबल एक्सपीरियंस होते हैं वो क्या करते हैं, डेवलपमेंट को और ज़्यादा अच्छा करते हैं. ठीक है, कैन यू स्टेट व्हाट वी मीन बाय फेवरेबल एक्सपीरियंस. तो आप क्या बता सकते हो कि फेवरेबल एक्सपीरियंसेस का क्या मतलब है. देखो इसका मतलब यही है कि फूड अच्छे से मिले, हेल्दी लिविंग कंडीशंस मिले, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिले, बच्चा बीमार ना हो, बच्चे को लव मिले, बच्चा प्रॉपरली इंटरेक्ट करे अपने पेरेंट्स के साथ. An environment where the child gets favorable experiences is also a stimulating, optimal, or an enriching environment, while an environment where the child has unfavorable experience would be called a deprived environment or one that create difficult circumstances. तो देखो ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे बच्चे को फेवरेबल एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, वो इन्वायरमेंट क्या करता है, बच्चे को सीखने पे जोर देता है, बच्चे को स्टिमुलेट करता है. ठीक है, बच्चे को अच्छा एक्सपीरियंसेस देता है. ठीक है, लेकिन ऐसा इन्वायरमेंट जो कि अनफेवरेबल है बच्चे के लिए, वो बच्चे की ग्रोथ को एकदम गिरा देता है. ठीक है, बच्चे के लिए डिफ़िकल्टीज पैदा कर देता है. The impact of unfavorable experiences during the critical period can be irreversible at times. तो यहाँ पे ये जो unfavorable experience बच्चे को मिले हैं ना, उसका असर बच्चे पे हमेशा रहता है, उसको हम फिर रिवर्स नहीं कर सकते, उसको हम ठीक नहीं कर सकते. In other words, the damage to the child's development cannot be undone even if positive experiences occur at a later period. अगर बच्चे को unfavorable experiences मिले हैं तो बच्चे को जो डैमेज होगा ना, वो उसको आप कभी ठीक नहीं कर सकते, चाहे बाद में आप उसको कितना भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस दे दो.
Because of this vulnerability to deprivation, it is important that the child has a minimum of harmful experiences. देखो इस एज में बच्चा बहुत ज़्यादा वनरेबल होता है, तो उसको किसी भी तरह की हानि हो सकती है। इसी वजह से कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को हार्मफुल एक्सपीरियंसेस न मिले। The early childhood years have therefore been called critical periods in development. इसी वजह से इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स को डेवलपमेंट में क्रिटिकल पीरियड बोला जाता है। और यहाँ पे फिगर के थ्रू ये भी बताने की कोशिश की गई है कि अगर बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, बच्चे को फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, तो उनकी सेल्स में जो साइनेप्टिक कनेक्शन है वो अच्छे से बिल्ड हो पाता है। और वहीं पे अगर बच्चे को ख़राब कंडीशंस मिलती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, तो साइनेप्टिक कनेक्शन अच्छे से बिल्ड नहीं हो पाता है। ठीक है। Figure 2 shows critical periods for some aspects of brain development and function. तो यहाँ पे जो फिगर 2 है इसमें बताया गया है कि कौन कौन सा क्रिटिकल पीरियड होता है जब हमारी ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द फिगर it is clear that while the development of binocular vision, emotional control, and language continue till 5 years of age, the critical period lies between birth to 2 years. देखो ये जो डेवलपमेंट है बिनोकुलर विजन का, इमोशनल कंट्रोल का और जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, ये होता तो 5 ईयर्स तक है, लेकिन जो क्रिटिकल पीरियड होता है ना वो 0 to 2 ईयर्स तक का ही होता है। उसके बाद भी डेवलपमेंट होता है, लेकिन वो पीरियड उतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिगर में बताया गया है, तुम्हें एज बताई गई है 1 से लेके 7 तक की एज, और यहाँ पे डिफरेंट डेवलपमेंट बताए गए हैं, डिफरेंट ब्रेन से रिलेटेड डेवलपमेंट बताए गए हैं। तो पहला है बिनोकुलर। तो ये कब से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है और 5 ईयर तक चल रहा है। लेकिन जो क्रिटिकल पीरियड है, जो ब्लैक कलर से यहाँ पे दिख रहा है ना, वो क्रिटिकल पीरियड को बताया गया है, और जो ग्रे कलर से शेड दिखाई दे रही है वो क्रिटिकल पीरियड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो 0 to 2 ईयर है ये बिनोकुलर विजन के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड है। उसके बाद भी डेवलपमेंट होगा, लेकिन वो पीरियड उतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। इमोशनल कंट्रोल के लिए देखो 9 मंथ से लेके 2 ईयर्स तक का जो पीरियड है वो क्रिटिकल है। उसके बाद 5 ईयर्स तक जो है तुम्हारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है, इमोशंस को कंट्रोल करना बच्चा सीखता है, लेकिन वो पीरियड उतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होता। फिर है हैप्चुअल रिस्पॉन्स। यहाँ पे भी देखो 6 मंथ से लेके 2 ईयर तक की जो एज है वो क्रिटिकल है, उसके बाद की एज उतनी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। फिर पीयर सोशल स्किल्स, जो बच्चा अपने ग्रुप में स्किल सीखता है उसकी बात हो रही है, वो 4 से लेके 6 ईयर तक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एज होती है जब बच्चा स्किल्स सीखता है, लेकिन उसके बाद की जो एज है वो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए देखो 9 मंथ टू 4 ईयर जो एज है वो थोड़ी सी क्रिटिकल एज है, उसके बाद का जो पीरियड है वो उतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। फिर बच्चे के अंदर कॉग्निटिव स्किल्स आती है, बच्चा सिम्बल्स को पहचानना लगता है, बच्चे के अंदर रिलेटिव क्वालिटीज़ आ जाती है। ठीक है, तो जब बच्चा सिंबल्स पहचानने लगता है तो वो पीरियड कब होता है? 2.5 से 4 साल तक का वो पीरियड बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। उसके बाद जो ये 5 से लेके 6 साल तक का पीरियड है वो इतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। फिर जो भी और भी रिलेटिव क्वालिटीज़ होती है कॉग्निटिव स्किल्स से, वो कब आती हैं? तुम्हारी 5 से लेके 7 ईयर के बीच में। लेकिन ये जो 5 to 6 ईयर तक का पीरियड होता है ये क्रिटिकल होता है, उसके बाद का पीरियड उतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। तो यहाँ पे पूरा बताया गया है कि कौन कौन से क्रिटिकल पीरियड्स होते हैं जब बच्चे की ब्रेन से रिलेटेड डेवलपमेंट हो रही होती है, और इस क्रिटिकल पीरियड पे बच्चे पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ठीक है, while development and learning continue throughout life, never again does a person acquire such a diverse range of abilities, skills, and competencies in such a short period as one does during the first 6 years of life. देखो हालांकि डेवलपमेंट और लर्निंग तो हमेशा चलता रहता है, ज़िंदगी भर हम सीखते हैं, ज़िंदगी भर हमारा डेवलपमेंट होता ही रहता है, लेकिन इस एज में जो बच्चा एबिलिटी स्किल्स और सीखता है ना,
वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इस एज में ही बच्चा सीखना स्टार्ट करता है। पूरी लाइफ हम सीखते हैं, लेकिन सीखना स्टार्ट करने वाली जो एज होती है, दिमाग को यूज़ करने वाली जो एज होती है ना, वो यही होती है। यहीं पे हम अपने दिमाग को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एज बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। कौन सी? 0 to 6 years वाली एज। ठीक है, you have to only think of a newborn who is dependent on adults for survival grow into an active and curious 6-year-old capable of looking after many of her his needs herself himself, communicating with others and developing relationships, to realize how true this is. देखो, इसके लिए आप किसी बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब भी आप कोई बच्चा देखते हो, वो जब पैदा होता है तो वो कितना ज़्यादा डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स पे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है, बच्चा 6 साल का हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है और अपने बारे में समझने लगता है, अपने काम खुद करने लगता है, दूसरों से कम्युनिकेट करने लगता है, रिलेशनशिप्स भी बनाने लगता है। ठीक है, तो इस तरह आप समझ सकते हो कि कितने तेज़ी से बच्चे में डेवलपमेंट हुई है। Also, during this period, the child acquires many competencies which, if missed, may not be acquired later or if at all with difficulty. तो देखो, इस एज में बच्चा बहुत सारी कॉम्पिटेंसीज यानी कि बहुत सारी क्षमताएं सीखता है, उसके अंदर बहुत सारी क्षमताएं आती हैं। और अगर ये मिस हो गई, बच्चे को ये कॉम्पिटेंसीज नहीं मिल पाई, तो ये बाद में मिलना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएंगी। बच्चा बाद में इनको एक्वायर नहीं कर पाएगा, और अगर एक्वायर करने की कोशिश करता भी है तो उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। तो पहला रीज़न हमने देखा कि यहाँ पे रैपिड डेवलपमेंट होता है, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होता है, और एक एरिया का डेवलपमेंट दूसरे एरिया को प्रभावित करता है। और अगर डेवलपमेंट थोड़ा भी रुका, बच्चे को अनफेवरेबल कंडीशंस मिली, तो बच्चे का पूरा डेवलपमेंट बाधित हो सकता है। ठीक है, सेकेंडली, व्हेन द अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स आर सेंसिटिव पीरियड्स इन डेवलपमेंट वेयर इन हार्मफुल एक्सपीरियंसेस कैन हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट, these years are also a period of tremendous resilience. तो हालांकि हमने पहला वाला पढ़ा ना कि ये पीरियड बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और क्रिटिकल पीरियड होता है, जहाँ पे अगर बच्चे को हार्मफुल एक्सपीरियंस मिले तो ये एक्सपीरियंस बच्चे के साथ पूरे ज़िंदगी रहते हैं। इसी के साथ साथ ये जो पीरियड है 0 to 6 years वाला, ये पीरियड ऐसा है जब बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा रेसिलेंसी होती है। ठीक है, रेसिलेंसी यानी कि लचीलापन, बच्चा अपने आप को हर कंडीशन में ढालने की कोशिश करता है। ठीक है, तभी तो न्यूबॉर्न बेबी अपने आप को हमारे इन्वायरमेंट में ढाल पाता है। दस, if the child has had unfavorable experiences in the early years and subsequently has favorable experience, he can recover from the effect of negative experiences as a lesser or greater degree, though with some difficulty. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर बच्चे को बचपन में अनफेवरेबल एक्सपीरियंसेस मिले हैं और बाद में फिर उसको फेवरेबल एक्सपीरियंसेस भी मिल रहे हैं, तो बच्चा उन अनफेवरेबल एक्सपीरियंसेस को भूलने की कोशिश भी करता है। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन बच्चा कोशिश करता है, और कई बार बच्चा उन अनफेवरेबल एक्सपीरियंसेस को भूल भी जाता है। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग टू स्पीक टू अंडरस्टैंड दिस। तो इसको समझने के लिए हम लर्निंग टू स्पीक का एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, आपको क्या लगता है कि पहला वर्ड बच्चा कब बोलता है? जब बच्चा 1 साल का हो जाता है। तो क्या इसका ये मतलब है कि उससे पहले उसकी लैंग्वेज में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ? क्या बच्चा सीधे 1 साल पे आके ही पहला वर्ड बोल रहा है? नहीं, लैंग्वेज का डेवलपमेंट पहले से ही हो रहा है, बल्कि जब जब से उसका जन्म हुआ है तब से उसकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा है। कैसे डेवलपमेंट हो रहा है? बच्चा अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुन रहा है, बच्चा उनकी बातों का रिप्लाई भी देता है। रिप्लाई कैसे देता है? रिपीटेटिव साउंड्स द्वारा, जिसको हम बैबलिंग बोलते हैं। ठीक है, बच्चा ऐसे साउंड्स निकालता है, बाबा, मामा, जब बच्चा 9 मंथ तक का हो जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चा
पहला वर्ड बोलता है ना, वो एकदम से नहीं आता। वो ऐसा नहीं कि बच्चा 1 साल का हुआ और उसने पहला वर्ड बोला तो 1 साल पे ही वो सीख रहा है, नहीं। सीखना उसने बहुत पहले से ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बोल वो कब रहा है, जब वो 1 साल का हो गया है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बैबलिंग एंड दिस इज फॉलोड बाय द अटरेंस ऑफ द फर्स्ट वर्ड। अब देखो, इसी को, जो ये बाबा मामा साउंड्स होते हैं ना, इसको बैबलिंग बोलते हैं। और इसी के बाद बच्चा अपना पहला वर्ड बोलता है। It has been seen that children who cannot hear begin to babble at the same time as the children who can hear. But then the amount of babbling decreases and there is a delay in speaking. देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुन नहीं पाते, लेकिन बैबलिंग वो भी करते हैं, ठीक है। जो सुन पाता है वो भी बैबलिंग करता है, जो नहीं पाता वो भी बैबलिंग करता है। लेकिन जो बच्चे सुन नहीं पाते, उनकी बैबलिंग समय के साथ साथ कम होने लगती है। क्यों कम होने लगती है? क्योंकि उनको साउंड्स नहीं मिलते, उनको समझ नहीं आता कि कौन से वर्ड्स बोलने हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज दे कैन नॉट हियर लैंग्वेज बींग स्पोकन, नीदर दे आर ऑन बैबलिंग नॉर द स्पीच ऑफ अदर। तो जो बच्चे बहरे होते हैं, जिनको हियरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सुन नहीं सकते साउंड्स को, वो अपना खुद का बैबलिंग साउंड भी नहीं सुन सकते, अपने पेरेंट्स का साउंड नहीं सुन सकते। तो जब तक बच्चा सुनेगा नहीं लैंग्वेज को, तब तक वो लैंग्वेज प्रोड्यूस कैसे करेगा? If the lack of hearing is not detected and the child is not provided with hearing aids, then the child will not learn to speak. तो अगर बच्चे की ये जो हियरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको समझा नहीं गया और बच्चे को हियरिंग एड्स नहीं प्रोवाइड किए गए, तो बच्चा बोलना नहीं सीख पाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हियरिंग एड्स बच्चे को टाइम से दे दिए गए, तो बच्चा बोलना सीख जाएगा। भले बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन बच्चा बोलना सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको हियरिंग एड्स मिल चुके। तो इस तरह से उसको हियरिंग एड्स प्रोवाइड करा के, उसकी प्रॉब्लम को समझ के, हम उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो देखो, ये ज़रूरी है कि बच्चा साउंड्स के प्रति रिएक्ट करे। अगर आप बोल रहे हो और बच्चा बदले में बैबल नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चे को हियरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। थर्डली, द एक्सपीरियंसेस ऑफ द फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ इन्फ्लुएंस एंड शेप लेटर बिहेवियर टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो यहाँ पे तीसरी चीज़ ये बताई गई है कि जो बच्चा स्टार्टिंग में एक्सपीरियंसेस पाता है, जो स्टार्टिंग के ईयर्स में उसके साथ होता है, वही चीज़ उसकी लाइफ को शेप करता है, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग में बच्चे के एक्सपीरियंसेस अच्छे होंगे, तो बाद में उसका बिहेवियर अच्छा होगा, ठीक है। और इन चीज़ों का असर बहुत ही लंबे समय तक उसके ऊपर रहेगा। जो एक्सपीरियंसेस आज बच्चा लेगा बचपन में, 0 to 6 ईयर्स वाली एज में, वो एक्सपीरियंसेस बच्चे के साथ लंबे समय तक रहेंगे। मैनी ऑफ आवर एटीट्यूड्स, वे ऑफ थिंकिंग एंड बिहेवियर कैन बी रिलेटेड टू एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द अर्लीस्ट ईयर्स ऑफ लाइफ। तो जो हमारा एटीट्यूड होता है, वे ऑफ थिंकिंग होता है, बिहेवियर होता है, वो हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड होता है, ठीक है। बचपन के एक्सपीरियंसेस का हमारे एटीट्यूड, वे ऑफ थिंकिंग, बिहेवियर पे असर पड़ता है, ठीक है। तो ये 3 वजहें थीं जिसकी वजह से 0 to 6 ईयर की एज को क्रिटिकल पीरियड कहा गया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ केयर एंड एजुकेशन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो आप मुझसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।